बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपको भी, आपके सारे देखने वाले व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, तो हमारा ये सवाल है कि आप बताएं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून लीग में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आजकल तो ये देखने में आया है कि बिलावल के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा मुस्लिम नून लीग हो गई है, आपस में इख्तलाफ चले हुए। क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो एक असूली मौकफ होता है उसके ऊपर फिर बहुत सारी जमातों के अंदर डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब ये इलेक्शन हुए थे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो कि खुद भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेचर वापस लिया क्योंकि हमारे पास इतनी सीट्स नहीं थी कि हम इंडिपेंडेंटली पार्टी हुकूमत बना सके, पार्टी जो है। तो उसके बाद क्योंकि हमारे से पहले दो पार्टियों के पास थी, तो हमने कहा जो हमारे से सपोर्ट मांगेगा हम उनको सपोर्ट देंगे। तो यानी कि आप पीटीआई के साथ भी बनाना चाहते थे, पार्टी बनाना चाहते थे, उनको भी ऑफर दी गई थी? मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा हूँ वो, ताकि सबको पता हो कि मामला क्या है। तो उसके बाद फिर पीएमएलएन ने सपोर्ट मांगी, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी। जब हमने सपोर्ट दी तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर उनके बन रहे थे, तो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि शहबाज शरीफ साहब भी अपनी मर्जी की टीम कैबिनेट बनाएंगे और डिसीजन मेकिंग भी खुद ही करेंगे, पॉलिसी मेकिंग भी। पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप जो प्रेसिडेंसी है वो शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की कि आप जरदारी साहब बन जाए। तो उसके नतीजे में जरदारी साहब को उन्होंने दिया। तो अब सारा मामला इस चीज के ऊपर है कि पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ ये हुकूमत बनी हुई है। और जब हुकूमत ज्वाइंटली मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के वोटों के साथ बनी होती है और पार्लियामेंट में उनके नंबर पूरे नहीं होते, तो फिर नेशनल लेवल पे जब कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो उसके ऊपर उनको तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं जी 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 सर, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई। पाकिस्तान में भी तो नेट का मसला है सबसे बड़ा, जो हल नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट अपने नेट के मसले को। नेट इतना खराब है। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। आपकी ड्रॉप हो गई थी, वहीं से कहें जहाँ से आपने शुरू किया था कि पार्लियामेंट में से। जी जी, पार्लियामेंट में जितने पॉलिटिकल पार्टीज बैठी होती है, जिनकी नुमाइंदगी होती है और जिनके वोटों से हुकूमत बनती है, जब आप नेशनल लेवल पे कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो यू हैव टू टेक ऑन बोर्ड विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडरशिप। तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने जब डिसीजन मेकिंग की, एक इंटरनेट वीपीएन के ऊपर बैन लगाने की बात की, फिर उसके बाद दरियाए सिंध में से 6 किनाल निकालने की बात की, तो उस पे दरियाए सिंध के ऊपर से जब 6 किनाल निकालनी है तो उसके अंदर स्टेक होल्डर सूबा सिंध और बलूचिस्तान है। आपने बलूचिस्तान और सिंध को ऑन बोर्ड लेना है, उनके साथ डिसीजन मेकिंग करनी है। और खास तौर पे पॉलिटिकल जो पार्टीज पार्लियामेंट में मौजूद है, जिनके वोटों के साथ ये हुकूमत बनी है, उनको भी ऑन बोर्ड लेना है कि नेशनल लेवल पे आप क्या जो है जी क्या फैसले करना चाह रहे हैं। जी, उनको शिकायत यही है ना कि फैसले करते वक्त शहबाज शरीफ आप लोगों से पूछते ही नहीं, आपकी पार्टी से मशवरा नहीं लेते। आपने बिल्कुल सही कहा, पार्टी तो खुद बनी नहीं है, आपके सहारे से तो हुकूमत बनी हुई है। तो हुकूमत आप क्या देखते हैं, ये जो मुज़ाकरात की कहानी चली हुई है, जो मुज़ाकरात हो ही नहीं पा रहा है, कमेटी बनी है, कभी हुकूमत के लोग बैठना ही नहीं चाह रहे, तो क्या हुकूमत नहीं चाह रही या बड़ी बड़ी क़ुव्वतें नहीं चाह रही मुज़ाकरात? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक्चुअली पीटीआई के और हुकूमत के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। और जब तक कोई सीबीएम्स नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होंगे, तो उसके बगैर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे नहीं। अब जो कुछ भी हो रहा है बिटवीन बोथ द पार्टीज, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो कहते हैं इन राइटिंग लेके आए, जिसपे पीटीआई तैयार नहीं थी इन राइटिंग देने। नहीं, इमरान खान तो अब तैयार हो गए लिख कर देने के लिए, तहरीक करने देने के लिए तैयार हो गए। जी, वही बता रहा हूँ। अभी रिसेंट मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने गो अहेड दिया कि आप लिख के अपना रिटर्न प्रपोजल दें ताकि बातचीत आगे चले। तो मैं समझता हूँ कि इनका आपस में बैठना, बातचीत करना और एक दूसरे की बात मान के चीजों को करीब लाना, ये खुशाइन चीज है और अच्छा है, बेहतर है, मुल्क के लिए भी बेहतर है और आवाम के लिए भी बेहतर है। अभी आप जो देख रहे हैं कि आवाम में भी इतना
ज्यादा जो आप देख रहे हैं ना किस तरह की हलचल मची हुई आवाम के अंदर, तो उनको भी थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिलेगा लोगों को कि कुछ सिमत की तरफ, सही सिमत की तरफ जाना शुरू होंगी चीजें जो नहीं जा रही हैं। ये आप भी देख रहे हैं पाकिस्तान में है, आपको तो मेरे से ज्यादा पता होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक्चुअली पिछले 2-3 साल से जब खान साहब के आखिरी महीने चल रहे थे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी और अवाम में बहुत ज्यादा मायूसी थी और चीजें कंट्रोल नहीं हो रही थी और महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर पीडीएम की हुकूमत आई तो जो खान साहब ने मुआहदा किया था आईएमएफ के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और नए मुआहदे की तरफ जाने के लिए हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी और वो महंगाई बढ़ती गई। अभी जाके थोड़ा सा चीजों के ऊपर कंट्रोल आया है, लेकिन बिजली गैस के महंगे होने की वजह से अवाम के अंदर अभी भी जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन है और महंगाई। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह 5 आईपीपीस के साथ मुआहदों को रिन्यू किया गया है, मजीद 15 आईपीपीस के साथ रीनिगोशिएट करने जा रहे हैं और हुकूमती आईपीपीस के साथ भी मामला तय होने जा रहा है, उसको कैबिनेट में भेजेंगे तो इससे बिजली सस्ती होती नजर आ रही है कुछ तकरीबन। यानी कि आपको लग रहा है कोई बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, कुछ आपको लग रहा है कि है ना ये हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है या हुकूमत अपना 5 ईयर्स पूरे करेगी? नहीं, हुकूमत ने कहीं नहीं जाना है, ये 5 साल पूरे करेंगे। अगर किसी को गलतफहमी है कि ये हुकूमत, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस हुकूमत ने 5 साल तो फिर क्या वो इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या जेल में ही रहेंगे? देखिए, जब तक कुछ चीजें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आती उतनी देर तो इमरान खान साहब जेल में है। उनको अगर उन्होंने अपना रवैया, तौर तरीका, एटीट्यूड चेंज ना किया तो वो उसी तरह जेल में रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल मेजोरिटी के साथ आप बातचीत के जरिए बाहर आ सकते हैं। वो भी अदालतों ने आपको रिलीफ देना है, तो वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब आप देखें ना, आप ये जो हुकूमत बनी हुई है आपके साथ जो मिलके हुकूमत बनी है, क्या हुकूमत के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो मुलाकात करा सके? तो फिर इसी वजह से तो पीटीआई के लोग, कारकुन जो हैं, जितने लोग शोर मचाते हैं कि ऐसी हुकूमत से क्या बात की जाए जिसके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो हमें मुलाकात के लिए दरवाजे खोले। तो यानी कि सब काम तो जब बड़ी बड़ी हुकूमतें करती हैं तो फिर इसी वजह से तो कहा जाता है कि बातचीत मैं करूंगा तो फिर मैं उन्हीं के साथ करूं जिनके पास इख्तियार है फैसला लेने का। तो हुकूमत के पास फैसला लेने का इख्तियार नहीं है तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि मुल्क में बेहतरी आएगी? आप सोचें कि कितने टाइम से ये मुज़ाकरात का गेम खेला जा रहा है मगर अब तक मुलाकात नहीं करा सके, आप लोग मिलवा नहीं सके, तो ये सब क्या है? देखिए, ये एक गलतफहमी पाई जाती है। कल ही मुलाकात हुई है बानी पीटीआई की अपने लीडरों से, उसके बाद उनके लीडरों ने बाहर आके जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। ये मुज़ाकरात, तीसरी मुलाकात सुने सर, तीसरी मुलाकात होनी थी जो तीसरी मुलाकात नहीं हो सकी। आज तीसरी मुलाकात बैठनी थी, जो कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई से मिलने के बाद हम तीसरी मुलाकात कमेटी बैठेगी और मुज़ाकरात का फैसला होगा, मगर वो नहीं हो सका। आखिर क्यों इतना डिले किया जा रहा है? देखिए, ये तरीकाकार तय होता है जब उन्होंने सारी चीजें अपनी तय कर ली। अभी जो स्पीकर है वो डेट देंगे कि किस दिन बैठेंगे, बैठ जाएंगे, जल्दी बैठ जाएंगे और ये बातचीत आगे चलेगी। एक्चुअली लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा जज्बात हैं और वो समझते हैं कि जैसे मुंह से चीज निकाले वैसे पूरी हो। चीजों को एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर के थ्रू चलाया जाता है और मुज़ाकरात का जो डिले है वो पीटीआई की जानिब से होता रहा, क्योंकि पहले तो ये लोग कभी बैठना नहीं चाहते थे। अभी अल्लाह अल्लाह करके ये बैठना इनकी सोच में आया, किसी ने इनके ज़हन में डाला कि आप बैठे हैं, बातचीत करें। और ये जो कुफ्तों के साथ बैठने की बातचीत करते हैं, एक्चुअली खान साहब को जब लेके आई है एस्टेब्लिशमेंट तो खान साहब समझते हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही सारे मामला होंगे। वो जैसे 2018 में वो इनको ताकत में ले आए थे, पावर में ले आए थे पाकिस्तान में, अब वो उनकी ख्वाहिश यही है कि दोबारा बातचीत के जरिए इनको उसी तरीके से वापस लाया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी 2025 है और वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो इनसे मिस हो गई है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि दोबारा कभी इस तरह की चीज हो, क्योंकि तो सर आपने कहा कि 2018 में एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, तो मगर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही लाई है सब लोगों को। खान साहब को क्या लेकर आई है? आप नवाज शरीफ को देख लें, जिसको भी लेकर आई एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई। कौन बगैर एस्टेब्लिशमेंट के आया? सारे के बगैर।
अब ये आपकी बात ठीक है कि सबको जो है सपोर्ट करती है और अपनी मर्जी है, लेकिन पीपल्स पार्टी को कभी एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह सपोर्ट नहीं की जिस तरह बाकी लोगों को की है, क्योंकि हमेशा पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका गया था। लेकिन अब ये है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बड़े जो है चीजें चेंज हो गई हैं और वो भी काफी चीजें गेज के देख के आगे चलते हैं और मेच्योरिटी का लेवल चेंज हो गया, उनकी सोच चेंज हो गई है। ये बात ठीक है कि पहले नवाज शरीफ साहब को सब लोगों को जी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं? जरूर जरूर जरूर, एक सेकंड पूरा दे दें आंसर। चलें जी, अभी हमारे कॉलर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा प्लीज। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी आप अली साहब ये बताइए कि हमारे मतलब कुछ दोस्त हैं वो हमारे प्रोग्राम में, तो वो तो झूम रहे हैं और क्या वहाँ लुटी होती क्या होती वहाँ सिंध में वो डाल रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों पे, क्योंकि कराची में 60,000 बैनर लग गए हैं। अल्ताफ हुसैन 4,000 तो अच्छा 25 जनवरी को एक तूफान आने वाला है जिससे सिंध की सियासत बदल जाएगी। अल्ताफ हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं और इस्लामाबाद में एक बंदा उनके लिए चरागा कर रहा है और इसी तरह इस्लामाबाद में भी कराची में भी होगा। तो उनका एक तो ये बताएं कि आपकी जो है वो हुकूमत तहस नहस होने वाली है 25 जनवरी को, अब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा है कुछ लोगों के इतराज है कि आपकी पार्टी ने कोई 3-3.5 लाख नौजवान मुहाजिरों का मारा है कराची में, तो इसके ऊपर भी तबसरा करें कि इस इतना आपके खून से हाथ रंगे हुए हैं और अल्ताफ हुसैन आ रहे हैं और आपको बोरिया बिस्तर लपेटने के लिए आ रहे हैं। ये दुरुस्त है ये बात? अगर ऐसा होता मुमकिन नहीं है। अगर अल्ताफ हुसैन साहब को अदालतें रास्ता देती हैं, अगर वो क्लियर करती हैं और पाकिस्तान की स्टेट के साथ उनके मामलात होते हैं, तो इसमें किसी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता कि वो किसी शख्स को रोके पाकिस्तान आने या जाने से। अगर उनको पाकिस्तान की स्टेट के अंदर रास्ता दिया जाता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनको वेलकम करना चाहिए। और अल्ताफ हुसैन साहब के पाकिस्तान आने से पीपल्स पार्टी की हुकूमत या नेशनल गवर्नमेंट को ना कोई खतरा लाक है, ना कोई ऐसी चीज होने जाएगी, क्योंकि किसी के आने जाने से हुकूमतों का आना जाना नहीं जो है वो तय नहीं होता। और जो चीज आपने कही कि कोई कातलों का या मामला, ऐसा नहीं है। महाजरों के साथ हमेशा से हमारी लीडरशिप ने बहुत अच्छे से एक कोलैबोरेट करके आगे चले। आज भी अच्छा प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सर, ये जो हमारे पास हमारे ओवरसीज में शोर मचा हुआ है कि 4,000 बैनर लग गए, अल्ताफ हुसैन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बैनर नहीं लगे वहां पे पाकिस्तान में? मैं बैनर ना लगने की बात नहीं कर रहा। अच्छा तो ये बताएं कि बैनर लगे थे, बैनर की बात बता दें, इसलिए कि कुछ कॉलर ने कहा था कि कसम भी खाई थी कि बैनर नहीं लगे। सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप पाकिस्तान में बैनर लगे कराची में या नहीं लगे, ये पूछना चाह रही हूँ सिर्फ। मेरे नोटिस में बैनर लगने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है कि कहीं बैनर लगे हों या नहीं लगे। अच्छा, मेरे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं है, मेरे लिए इंफॉर्मेशन ही आपकी तरफ से। लेकिन अगर मैं तो इससे अगली बात करता हूँ कि बैनर अगर लगे हैं या नहीं लगे, दोनों सूरतों में ना हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा ना किसी के आने जाने से कोई फर्क पड़ता है। अगर उनके मामलात कोर्टों से और बाकी चीजों से तय हो जाते हैं तो किसी को क्या इतराज है? जी नहीं, वो तो उनके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो वो तो पाकिस्तानी बंदा है ही नहीं। तो वो ऐसे मेरे ख्याल उनके कुछ पुराने चाहने वाले हैं ऐसे ही। अर्शद साहब, आप क्या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी एक सवाल पूछना है। जी पूछिए सर। अच्छा जी, असद जहांगीर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके वालिद ग्रामी का नाम जहांगीर बदर था, जो कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। तो ये भी तो बिलावल के साथ होते हैं, इसको पर्सन है बिलावल के। मैं जानता हूँ, आपने बताया जी। सवाल मेरा ये है कि अच्छा, आप इनके वालिद साहब को जानते हैं और आप इनसे बात कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है जहांगीर बदर, पूरी दुनिया जानती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। बड़ी खिदमत है
पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए उनकी जी। अच्छा, जो मेरा सवाल वो ये है कि आप क्या उन फैक्टर्स पे रोशनी डालेंगे? ये एक जमाने में पीपल्स पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सही, और ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इट इज ऑन डिक्लाइन एंड इट हैज बीन डिक्लाइनिंग। सो व्हाट यू विल डू इन दिस गवर्नमेंट विद PMLN इन पंजाब नाउ होल्डिंग पंजाब के पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में उभर सके? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका अपना नजरिया है। पिछले कुछ सालों से जब से BP शहीद हुई है उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों को रास्ता नहीं दिया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, पार्टी को कैंपेन नहीं करने दी गई 2013 और 18 के इलेक्शन में। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मुसलसल नाइंसाफी हुई है, जिस तरह आप बता रहे हैं? एक क्वेश्चन मैडम मेरा भी है जी, तो। एक सेकंड पूछिएगा, एक सेकंड बात कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इन्होंने कहा कि नाइंसाफी हुई, तो मैंने ये पूछा कि हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ क्या नाइंसाफी हुई है? पीपल्स पार्टी के साथ तमाम इलेक्शनों में नाइंसाफी हुई है। पीपल्स पार्टी जब से मैं देख रहा हूँ 1988, 1990, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018, 2024 पे बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती पंजाब के अंदर, और उसको उसके कैंडिडेट को हरा दिया गया चंद वोटों के फर्क से, कहीं पे 1000, कहीं पे 1500, कहीं पे। तो इस तरह करके बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हम आगे चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस किस्म की बहस और तकरार और मामले को छोड़ के आगे चलें। पीपल्स पार्टी का जो सवाल आया है पंजाब में और वो सारा मामला है, अब उसके ऊपर एड्रेस करें, लीडरशिप आ रही है, इसके ऊपर सोच विचार है। देखिए, पीपल्स पार्टी जब 85 में नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे भी पीपल्स पार्टी यहाँ पे थी, और PMLN उस टाइम पे स्पेस नहीं देना चाह रही थी। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी मेहनत से ग्रास रूट पे काम करके, मेरे वालिद साहब उस टाइम पे पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर थे, उन्होंने लोगों के साथ रवाबत बढ़ा के काम करके पार्टी की एक जगह स्पेस क्रिएट की। अभी भी पीपल्स पार्टी ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें हमारी लीडरशिप, ऑफिस बेयरर्स को मेहनत करके अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि PMLN हमें कभी जगह नहीं देगी, कभी स्पेस नहीं देगी। इनके अंदर वो इतना बड़ा दिल जज्बा ही नहीं है कि ये किसी को रास्ता दे और ये बर्दाश्त करें कि कोई इनके सवाल करना चाह रहा हूँ आगे आए। जी, ये क्वेश्चन मैडम मेरा है तो जी बोले, पहले ये जरा कर लें, फिर साजिद भाई आप कीजिएगा। जी बोले सर। अच्छा, सबसे पहले जी अली बदर साहब आपको वेलकम। अरे आपके पास से शोर बहुत आ रहा है, मुझे किसी कॉलर के पास से बहुत घर का शोर आ रहा है, वो उसको बंद करें प्लीज। अच्छा जी, मैं आपको शामिल वेलकम करता हूँ। और मैं आज जो आपकी बातें सुन रहा हूँ सर, बात यह है कि मेरी अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत दफा शर्फ हासिल हुआ अपने वालिद मोहतरम जनाब बदर साहब से मुलाकात का। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैंने इस कदर अजीम लीडर का देखा नहीं अपनी जिंदगी में। एक बात मैं बताना चाहता हूँ सब दोस्तों को कि एक दफा मैंने पूछा, बदर साहब लोग आपके पास खिदमत के लिए आते हैं तो आपका क्या मौका बता लो? उन्होंने कहा जी गिलानी साहब, मैं समझता हूँ कि जो बंदा कभी मेरे पास काम के लिए आता है उसका फायदा है तो मैं उसका काम फौरन कर देता हूँ, अगर हमारा फायदा होता तो हम कभी नहीं करते। ये कि आज यानी कि इनके वालिद साहब करते थे, ये जिनका फायदा होता था वो करते थे। जैसे अभी अली साहब ने, सर ने अभी ये बताया, अली साहब ने, जो मैंने सुना है ये बात जो सुनी है, उन्होंने कहा कि हमेशा जो है ना हमारे इलेक्शन चोरी किए गए। तो आप बताइए, ये जो अभी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे, तो ये क्यों मैंडेट चोरी किया गया? मुझे जरा आप इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने, गिलानी साहब का सवाल आ गया जी। मैडम बात ये है कि आपकी स्वागत से मैं उस अजीम बाप को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज जो अली बदर साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, मैं कहता हूँ क्या कमाल का मशहूरपन है इनका, क्या नॉलेज रखते हैं। अच्छा अली बदर साहब, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ने आपको भी उसी तरह इज्जत बख्शी है। तो बेटे भी तो उनके है ना, वालिद जैसे उनके वालिद साहब थे उन्हीं के तो बेटे हैं। मेरा सवाल ये अली बदर साहब आपसे सवाल ये है कि जिस तरह बेताज बादशाह है जरदारी साहब सियासत का, तो क्यों नहीं इस बेताज बादशाह जो सियासत एक्सपीरियंस है मुल्क पाकिस्तान की महंगाई को और तमाम सेक्टर्स में पूरा भरपूर तावन करके हालात अपने कंट्रोल में रखने की सलाहियत तो रखते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे?
बहुत शुक्रिया गिलानी साहब आपका, आपने बड़े अच्छे अल्फाज मेरे वालिद के लिए इस्तेमाल किए, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मैडम का एक सवाल पहले मैं जवाब देता हूँ 8 फरवरी के हवाले से। मुझे वो 8 फरवरी को बहुत सारे, मेरा ही सवाल नहीं है ये, बहुत सारे लोगों का सवाल है जिसका जवाब चाहिए। आप जैसे पाकिस्तान में जो बैठे हुए वो सही से इसका जवाब दे सकते हैं, और आपकी तो पार्टी की साथ ही मिलके वो पार्टी बनी है ना मुस्लिम नून लीग। तो जी मैं अर्ज कर रहे थे मुझे देखिए ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारी रिजर्वेशन थी, जैसे पीटीआई को रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशन थी, लेकिन हम उस रिजर्वेशन को, क्योंकि देखें इस मुल्क के अंदर जो है ना कोर्टों में से इंसाफ लेना और वो उस प्रोसेस को फॉलो करना और फिर उस चीज को करना, आज कितने साल गुजर जाते हैं और कोर्टों से नहीं मिलता। एक केस दाखिल करते हैं आप सिविल कोर्ट में, और जब वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और फैसला होता है तो उसको कहते हैं दादा पोता केस, के 20, 25, 30 साल हो जाते हैं। आप एक शख्स की शादी होके आगे उसके बच्चों की शादी हो जाती है तो उसके पोते पोतियां पैदा हो जाते हैं, तो उस दादा पोता केस के अंदर मामला फंस जाते हैं। यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलते साल लग जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस बात को समझा, मेरी बात खत्म हो जाए, इस बात को समझा कि कोर्टों के जो मामलात हैं वो चलते रहेंगे, रिजर्वेशंस भी हम उसको लेके चलेंगे, लेकिन पार्लिमानी और जमहूरी निजाम को बचाने के लिए और चलाने के लिए हमें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तमाम कुव्वतों को, सियासी कुव्वतों के साथ बातचीत के जरिए, सपोर्ट के जरिए इस निजाम को आगे चलाना है, क्योंकि इस मुल्क के जो आमरीयत है वो इस मसले का हल नहीं है, इस मुल्क में जमहूरियत हल है। तो जमहूरी निजाम और पार्लिमानी निजाम को चलाने के लिए हमने ये कौड़ा घूट भरा है और आगे चल रहे हैं। जहां तक बात रह गई अब्बास गिलानी साहब की, तो गिलानी साहब ये आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट कर रही है। पीपल्स पार्टी ने भी कैबिनेट इसी वजह से ज्वाइन नहीं की कि इस दफा पिछली जो हुकूमत थी पीडीएम की उसके अंदर पीपल्स पार्टी के 12 वजीर थे और उन 12 वजीरों के हाथ में कुछ भी नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब अपने सेक्रेटरियों के साथ और बाकी लोगों के साथ मिलके हुकूमत करते थे और उन वजीरों का कोई भी जो ऑर्डर है वो आगे अमल दरामद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। तो इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया कि इस दफा शहबाज शरीफ साहब ही पॉलिसी मेकिंग करें, अपनी मर्जी की कैबिनेट, अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करें और खुद ही ये हुकूमत चलाएं, ताकि ना हम बीच में बैठे होंगे ना हमें कोई इतराज होगा और उनको भी इतराज नहीं होगा कि जी पीपल्स पार्टी का कोई बंदा कैबिनेट के अंदर है और उसकी वजह से रुकावटें डाली जा रही हैं और हमारे से हुकूमत नहीं चल रही। तो हमने फ्री हैंड दिया है कि आप अपनी मर्जी के लोग अपने टीम मेंबर्स बनाएं, कैबिनेट बनाएं और पॉलिसी मेकिंग करें। और हमारा सिर्फ इतना ही मौकफ है कि जब आप डिसीजन मेकिंग करें नेशनल लेवल की, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने आपको वोट दिया है उनके साथ मुशावरत के साथ डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कम्स फ्रॉम कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव विजडम के जो फैसले होते हैं वो देरपा फैसले होते हैं, उससे मुल्क को, कौम को फायदा होता है। जी जी साहब, जी 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 जरूर, इसीलिए तो मैंने आपको याद किया। जी थैंक यू अली बदर साहब। पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम कोई एक बेहतरीन किस्म का पॉलिटिशियन आया है और बड़ा मैच्योरिटी के साथ आपके जवाब हैं, बहुत बहुत जबरदस्त। और सबीना आपका शुक्रिया कि आप इतने अच्छे पॉलिटिशियन को आप देख हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि हमें एक मौका मिलता है कि हम आपसे सवाल कुछ रखें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सिंध में कई सालों से हुकूमत कर रही है, 12-15 साल हो गए, और इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या वफाक की पॉलिटिक्स में भी उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है और तकरीबन हर गवर्नमेंट में अवाम को काफी परेशानियां हैं। इलेक्ट्रिक के हवाले से तो आपने बात करी, बहुत अच्छी खुशआइंद बात है। क्या आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी है कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिले महंगाई के हवाले से और चीजों के हवाले? दूसरा एक ज़मीनी सवाल इसी में था कि किसी जमाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सराइकी बेल्ट में नंबर 1 पार्टी हुआ करती
और उसने एक वो नारा भी दिया था, या बल्कि उनके मंशूर का हिस्सा था कि सराइकी सूबा, और उसकी बुनियाद पे काफी बड़ी तादाद के मैंने एमपीए जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और उसको सपोर्ट करते थे। तो वो क्या हुआ सराइकी सूबे के हवाले से और अवाम को रिलीफ के हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक काफी अच्छी पोजीशन में है कि अवाम को रिलीफ दे, पाकिस्तान अवाम को। जनाब बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी हौसला अफजाई की है। देखिए असल बात यह है कि 2013 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, उस टाइम पे 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि अवाम के लिए स्टार्ट किए गए थे और उससे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होना था पाकिस्तान के अंदर। एक तो सीपैक का प्रोजेक्ट था जो कि चाइना के साथ ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का के फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ गवादर तक ये रोड बनेगी और ट्रेड करेगा, जो सी रूट के थ्रू चाइना ट्रेड करने में जिसको 1 महीना 1.5 महीना लगता है सी रूट के थ्रू, ये 7 दिन में चाइना ऊपर नॉर्थ से साउथ गवादर पोर्ट तक थ्रू ट्रेन और थ्रू ट्रांसपोर्ट वो अपना ट्रेड का रूट तैयार करके वो करेगा। उससे उनका टाइम और कॉस्ट बचेगी और वो आगे मिडिल ईस्ट और यूरोप की वाली साइड पे जा सकेगा। तो एक तो ये सीपैक का प्रोजेक्ट था जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत सारी चीजें साथ जुड़ी हुई थी। एक उसको पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट किया। फिर दूसरे जो 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, एक तो था ईरान गैस पाइपलाइन का और दूसरा था टापी गैस पाइपलाइन का। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया और अब देखें 2013 में ये तीनों प्रोजेक्ट हुए। तो उसके बाद सीपैक का प्रोजेक्ट तो थोड़ी देर चला, लेकिन टापी गैस पाइपलाइन और ईरान गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को ना तो नून लीग की हुकूमत ने कंटिन्यू किया, ना ही उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया। उसके बाद अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ टापी गैस पाइपलाइन का, तो वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसके ऊपर किया जब वो वजीर खारजा बने और पीडीएम की गवर्नमेंट में टापी गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट की जो है अप्रूवल पाकिस्तान से दी गई 10 साल बाद। अब ये दोनों प्रोजेक्ट क्यों पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मसला है वो गैस और बिजली की बढ़ती हुई प्राइसेस है, जिसकी वजह से आम आदमी में हमारे जैसे लोग भी बिजली और गैस से बहुत तंग है। अब जब ईरान गैस पाइपलाइन कोई अबाउट 70 किलोमीटर्स का ये है, बॉर्डर तक गैस ईरान ले आया हुआ है, आगे कनेक्टिविटी है वो भी ईरान कहता है हम करते हैं। तो उस चीज को अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती तो उससे क्या होना था, पाकिस्तान में गैस सस्ती आनी थी और वो भी गैस के आपने पैसे भी देने थे। मैं जरा बात कंप्लीट कर लूं फिर आप। अच्छा ये देखें, ये वो कॉलर नहीं है कि जो है ना बीच में आके आप लोग बोले, वो पूरी बात कंप्लीट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट सवाल लेंगे। है दोनों, इसीलिए मैंने बीच में मदाखलत करी। 2 रिलेटेड क्वेश्चन थे इसी सिलसिले में, छोटे छोटे जवाब चाहिए तो उसके। जी एक तो देखिए आपने बलूचिस्तान के हवाले से सीपैक के हवाले से बात करी। जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है बलूचिस्तान में, तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि बलूचिस्तान के जो मामलात हैं बहुत तेजी से हल होंगे। मिसिंग पर्सन के मामलात हैं, बलूचों के मामलात हैं। अच्छा सवाल किया आपने। पार्टी अभी तक कुछ ऐसा डिलीवर करने में कामयाब नजर नहीं आ रही। दूसरा आपने जो गैस पाइपलाइन की बात करी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जब ईरान की तरफ से तो काम हो गया, दबाव कहाँ पे? एस्टैब्लिशमेंट दबाव नहीं ले पा रही है या बैरोनम यानी हमारे जो आका हैं उनका दबाव है, उस वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे? मैं सर अब आप मुझे इजाजत दें, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा तो आपको सारे सवाल बीच में आ जाएंगे। जी बोले। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये ईरान गैस पाइपलाइन कनेक्ट होती है, उस गैस के आने से क्या फायदा होना था आपको?
सस्ती गैस मिलनी थी हाउस होल्ड को और इंडस्ट्री को, और आपकी बिजली सस्ती होनी थी, क्योंकि बिजली भी गैस से बनती है, तो आपकी बिजली सस्ती होनी थी। सस्ती गैस से हाउस होल्ड और इंडस्ट्री को जानी थी, आपके इंडस्ट्री को जानी थी, आपके एक्सपोर्टर को जानी थी, आपका रॉ प्रोडक्ट और जो एक्सपोर्ट आइटम है वो सस्ती होनी थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव रेट पे आ जाते, और सस्ती बिजली होने से कि आपके लोगों को, आम जो हाउस होल्ड है, उसको सस्ती गैस सस्ती बिजली मिलने से आपकी लाइफस्टाइल के अंदर और आपकी जो डेली रोजमर्रा के अंदर ये बढ़ती हुई महंगाई है, ये आपकी रुक जानी थी, और आपकी जिंदगियों में एक जो अच्छी जो है लाइफस्टाइल बन जाना था, ये बेहतरी आ जानी थी, ये बहुत जरूरी था। लेकिन देखे किसी ने भी नहीं किया है। इसी तरह टापी गैस पाइपलाइन का भी, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडियन ये पाइपलाइन जानी थी, उसका भी प्रोजेक्ट जो है वो भी पाइपलाइन में है। इसके अंदर ये दोनों होने से पाकिस्तान के लिए हालात चेंज हो जाने थे, लेकिन हुकूमतों ने नहीं किया। सवाल जो आप वाला है वो ये है कि क्यों नहीं किया। एक तो पाकिस्तान के अंदर टापी गैस पाइपलाइन और ईरान गैस पाइपलाइन का बाहर की कुफ्तों से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेटिक जो फॉरेन नुमाइंदे हैं, जो कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में चीजों को रोक के बैठे होते हैं, वो बहुत बड़ा मसला, हर्डल्स क्रिएट करते हैं चीजों को होने में। अमेरिका के दबाव से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान अगर गैस ईरान से लेता है और वो भी पैसे नहीं देता, बार्टर करता है, तो इससे बड़ा फायदा नहीं है। इससे तो अमेरिका को और बाकी दुनिया के लोगों को भी इससे होना चाहिए भाई, पाकिस्तान के अगर मुआशी हालात चेंज होते हैं तो उनको भी फायदा है, क्योंकि हमने IMF की तरफ देखना छोड़ना है। अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्री से जो एड है या और किस्म के लोन्स हैं उसकी तरफ उनकी तरफ देखना छोड़ना है। इससे तो उनको तो पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें सॉवरन जो पावर्स हैं उनको देखने की बजाय पाकिस्तान को अपना सॉवरन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग खुद करनी पड़ेगी, मुल्क के अंदर करनी पड़ेगी। और ये तभी पॉसिबल है कि जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट सारे मिलके बैठ के ये फैसला कर सके। ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, सब मिलके कब बैठेंगे? सवालात थे, एक सराइकी सूबे के हवाले से और एक जी मैं आ रहा हूँ उस तरफ भी आ रहा हूँ। एक तो सराइकी सूबा जो है वो पीपल्स पार्टी ने उसकी आवाज उठाई थी, लेकिन सूबा बनाना पाकिस्तान के अंदर आसान काम नहीं है। तो अगर एक सूबा बनेगा तो उसके बाद मजीद सूबों की आवाज उठना शुरू हो जाएगी। तो ये एक मुश्किल फैसला है, जिसके लिए फिर मैंने कहा कि इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के फैसला करने की जरूरत है कि सिर्फ सराइकी सूबा बनाना ही है, इस मुल्क में मजीद सूबों के अंदर सूबे बनाने की जरूरत है। इसके ऊपर सोच विचार और ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। तो ये एक अच्छे टाइम पे जब तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे हों, वही फिर बैठ के बातचीत करें। अभी जब वो नॉर्मल बातचीत के लिए तैयार बड़ी मुश्किल से हुए, तो मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जहाँ तक नॉर्मल बातचीत के लिए तैयार तो हुए, मगर बातचीत तो कहीं हो नहीं पा रही ना। मेन मसला ये है वहाँ पर। आपने कहा कि नॉर्मल बातचीत के लिए तैयार हुए, पर आप देखें ना कितना टाइम लग गया है। समीना, मैं कुछ सवाल कर लूं? जी आप भी कर लें सर। अस्सलाम वालेकुम अली बदर साहब, बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुन के। लग रहा है कोई लीडर बात कर रहा है। आपके वालिद की याद ताजा हो गई, और आपकी वालिद के बारे में एक चीज बहुत मशहूर थी कि शायद ही कोई आदमी ऐसा होता हो कि जो काम के लिए जाए और वो काम नहीं हुआ हो। क्योंकि पंजाब से ताल्लुक है मेरा और बड़ा नाम था इस सिलसिले में। तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे मोहतरमा बेनजीर का मर्डर हुआ, और इसमें जो है जो नजर आता है तालिबान की चेन इस्तेमाल की गई, फिर तालिबान को लेकर आ गए और नहीं इस्तेमाल करने देना आप। और उसके बाद एक पीटीआई की हुकूमत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। पीटीआई की हुकूमत ने जो दहशतगर्द लोग थे उनको लाके बसाया यहाँ
लगने का टाइम उन्होंने कहा। अरे एक सेकंड के लिए खामोश हो जाए प्लीज, उनके सवाल नहीं समझ आएगा, वो बोलने दें उनको प्लीज जी। अरे एक मिनट के लिए आप लोग तो खामोश रहे हैं। वो आज तक बिलावल को नहीं बोला था। हाँ सही कह रहे हैं, चले जी बोले आप लोग प्लीज चुप रहे, आपकी बारी आएगी तो आप भी सवाल कर लीजिएगा प्लीज। मोहतरमा को समझ नहीं आ रही, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। उसके बाद जो है 40,000 तालिबान को पीटीआई की गवर्नमेंट ने लाके बसाया और अभी भी वो मुसीबत बने हुए हैं। तो क्या समझते हैं आपके फ्यूचर में जो मौजूदा गवर्नमेंट है अभी भी एक्शन ले रही है? कितना टाइम लगेगा कि इस मसले को फिनिश करने में और इनको सबक सिखाने में? इतना लंबा सवाल पूछा है आपने। क्या सवाल है? क्या मकसद है? अरे आप लोगों ने भी बड़े बड़े सवाल पूछे, प्लीज चुप हो जाए ना एक मिनट के लिए, वो भी पूछ रहे हैं। अरे एक सेकंड सब पूछने दें। हुआ है आप जो दहशत गर्द थे कराची में, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? तालिबान लाके बचा दिए ऊपर दोबारा इमरान खान की गवर्नमेंट ने। आपने कराची में जो दहशत गर्दी की थी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो कितना टाइम लगेगा इस मसले को सॉल्व करने में या इनको भगाने में? तो एक लॉजिक बनती है, एक रीजनेबल क्वेश्चन है। चले अब आप खामोश होंगे तो आंसर लेंगे, वरना अदरवाइज नहीं लेंगे। बस कर देने बोले अभी। अब अगर आप खामोश होंगे तो क्वेश्चन नहीं रहेगा। चले जी बोले, चले बस अब चौधरी साहब एक मिनट जी बोले सर, क्या कहेंगे आप? जी सर, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये जो आपने हाईलाइट किया कि बाहर से लोग आके पाकिस्तान के अंदर उन्होंने डिसरप्शन और एक डिस्ट्रेस स्टार्ट किया है। इसके ऊपर पहले भी आपको याद होगा सवात के अंदर और बाकी सारे केपी के अंदर 2007 में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा आई थी पाकिस्तान और इस्लाम। अगर आप छोटे छोटे सवाल करें और छोटे एक सेकंड सर मैं आपको रोक रही हूँ, एक मिनट बात पूछ रही हूँ इसलिए कॉलर बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं मगर मैं किसी को एयर नहीं कर पा रही हूँ। इतना लंबा आप लोग सवाल कर रहे हैं और इतना लंबा वो जवाब दे रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना कॉलर नहीं आ पा रहे हैं, कॉलर को लेना नहीं चाहिए। अब चौधरी साहब एक सेकंड आप चुप हो जाए, मैं आपका जवाब लेकर ही रहूंगी, आप चुप हो जाए एक मिनट के लिए। जी बोलिए सर। फिर जैदी भाई को भी सवाल कुछ करना है। जैद भाई आपने सवाल करना है? हेलो जी मैंने करना है। रुक जाए एक सेकंड, जैदी भाई आपको सवाल करना है? मुझे एक सवाल करना है। आपको भी करना है? जैदी भाई से पूछो। जैदी भाई आपको आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? पहले आप सवाल का जवाब पूरा करवा दें, उसके बाद सबसे सवाल लेंगे। नहीं मैं देखिए बोलने दूंगी मगर ये कि आप लोगों को सब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरे पास कॉलें बहुत आ रही है, मैं किसी को ले नहीं पा रही हूँ। पहले मेरा तो जवाब कंप्लीट करने देना उनको। आप ही का जवाब कंप्लीट करने दूंगी मगर मैं पूछना चाह रही हूँ कि कॉलर लूं या नहीं लूं या स्टॉप कर दूं कॉलर को, ये पूछना चाह रही हूँ। सवाल तो बहुत लंबे है, टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। जी चले आप पहले इनका चौधरी साहब का जवाब दे दें, उसके बाद आप लोग सवाल कीजिएगा। जी बोले। ये रोज यही बात करते हैं, रोज यही बात करते हैं। बेनजीर भुट्टो जब 2007 में आई थी तो उन्होंने एक पॉइंट पे खड़े होकर कहा था सवात में हम पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। उस टाइम पे भी ये पोजीशन थी। अभी पिछली हुकूमत ने जब जेल से भी तालिबान को रिहा किया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर और फिर उनको केपी में जो है काफी ज्यादा रियायतें गुंजाइशें दी गई, तो मैं समझता हूँ उसके बाद अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। ये हालात ना सिर्फ केपी में बल्कि बलूचिस्तान में भी हैं और इसके ऊपर एक नेशनल एक्शन प्लान को रिव्यू किया जा रहा है और इसके ऊपर दोबारा से एक ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट किया जाएगा। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये कोई आसान काम नहीं है। कॉज क्लीन करना और वहाँ पे लोगों को जो है सर्जिकल क्लीन अप करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। आपने एक एक इंच को क्लीन करके और हर एक बंदे को जो है उसकी आइडेंटिटी चेक करके उसको रखना है, तो इस पर टाइम लगेगा, मुश्किल काम है। हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस किस्म के तमाम लोगों से बचाए। टिश्यू पेपर से साफ कर ले नवाज शरीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सजस आपको चाहिए कि देखिए वो कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, आप ये तो देखें। पॉलिटिशियन जवाब दे रहा है, जी बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं अब आप ज्यादा आगे ना बढ़ाएं, इस बात को इशू ना बनाएं, वो मैंने रोक दिया उनको आराम से। जी
जी समीना, आपने जो कराची में खत्म किया, अगर आप सही का सवाल करेंगे तो करिएगा, वरना नहीं करेंगे प्लीज। हाँ, छोटा सवाल करें, सबसे ज्यादा बेहतर है जी। कराची में भी इसी तरह दहशतगर्द थे, बोरी बंद लाशें मिलती थी, कत्लो गारत होती थी, और जो बत्ता लेके चले गए थे, तुम्हारा साथी जो पीली पैंट पहन के गोलियां चलाता था, तो बोलो ना तुम दहशतगर्द, आपने कैसे दहशतगर्द लाके बसाए तुमने स्वाद में, तो उसका जवाब तो दे दिया ना। दहशतगर्द को बेनजीर ने कहा था कि पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे। जी करें। अब चौधरी साहब, आपका सवाल का जवाब भी आ गया, आपने सवाल भी कर लिया, आप बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? समीना, 3 छोटे सवाल करने मेरे इनसे। घूम रही है। अच्छा मैडम, ये इस तरह प्रॉब्लम नहीं करते, इनको कंट्रोल करें, जो कॉर्नर बदतमीजी कर रहे हैं। जी मैंने कंट्रोल ही कर रखा है। ये प्लीज 1 सेकंड के लिए आप लोग चुप हो जाएं, वरना फिर कॉलर का प्रोग्राम नहीं होगा। मैं लाइव शो में नहीं लूंगी, मेरे पास लाइनअप लगी हुई है, लोग इस शो में आना चाहते हैं, इसलिए कि इसकी व्यूवरशिप इतनी ज्यादा है। लोग कहते हैं कि जी हम तकरार में आ जाएंगे, हौसला करते हैं और हिम्मत करते हैं, और वो आए हैं मेरे साथ। हमेशा मैंने उन लोगों को कहा मैं आपका रिकॉर्ड शो करती हूँ, उन्होंने कहा नहीं जी हम आ जाएंगे। तकरार देखने के बाद वो लोग आते हैं, इसलिए कि उसकी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गया ये शो के लोग खुद आना चाह रहे हैं इसके अंदर। मगर आप लोग अगर तमीज के दायरे में रह के अपने क्वेश्चन करें, वो बेचारे बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को जवाब दे रहे हैं, बहुत नॉलेज के साथ जवाब दे रहे हैं। मगर आप लोग तो अपनी तकरार शुरू कर देते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक गेस्ट आया है उससे आप सवाल कर रहे हैं। आप तो लग रहा है आपस में एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो गई, तकरार शुरू हो गई। वो MQM को लेकर आ गए, आपने उनसे लड़ाई शुरू कर दी। कि जरा सा थोड़ा सा अक्ल से बात करें, थोड़ा तमीज के साथ बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सलमीना, मैं जरा 3 सवाल ले लूं उनसे छोटे से। हाँ जी ले लें, मर्जी है आपकी। अगर आप देख रहे हैं शो में क्या हो रहा है, ये तड़िया ना दिया करें मुझे लाइव शो में आगे कि मैं फोन बंद कर दूं या आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप लेना बताना चाहें बताएं, नहीं बताना चाहे तो इस ओके। 1.5 घंटे तक मैं होल्ड पे नहीं रह सकता। अगर आप लेना चाहती हैं ले लें, नहीं लेना चाहती खुदाफिज। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, जब आपकी टर्न आती है मैं आपको लेती हूँ। आप ये ना कहें शो में आके कि मैं लेना चाह रही है तो ले ले, नहीं लेना चाहते तो खुदाफिज। ये आपकी मर्जी है भाई, आपकी। अगर आपका दिल चाह रहा है शो में रुकने का रुके, नहीं रुकने का दिल चाहे तो चले जाए, कोई इतना बड़ी बिग प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एक शख्स आया हुआ है, एक अच्छी तरीके से आपको जवाब दे रहा है, नाम है उसका, तो आप पॉलिटिक्स का सवाल करें, छोटे छोटे सवाल करें और जवाब ले लें। लोग तो अपना ही तजिया शुरू कर रहे हैं इतना लंबा लंबा, जैसा लग रहा है वो तकरार में जिस तरह बातें करते हैं वही बातें शुरू हो गई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। आई एप्रिशिएट, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मैडम आप। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जो बोलिए नदीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवाज। अच्छा, एक सवाल करूंगा, जो जितनी भी ये बातें हुई है ना उससे ये हटके है। देखिए सर, हम देख रहे हैं जितनी भी गवर्नमेंट आई है, बेशक PP आई है, PMLN आई है या PTI आई, रिप्रेजेंटेटिव ज्यादातर जो है वो ड्यूल नेशनल है। क्या अगर ड्यूल नेशनैलिटी खत्म कर दी जाए, खास तौर पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वेदर दे बी सेनेटर्स और या जो मुंतखब नुमाइंदे, तो क्या पीपल्स पार्टी इसके हक में होगी? छोटा सा सवाल है। अच्छा सवाल है। खत्म कर दी जाए। थैंक यू। देखिए, मेरी नॉलेज के मुताबिक जो पार्लियामेंटेरियंस है ना, उनके ऊपर तो ये कदगन है कि वो ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते और उनको वो एफिडेविट देना पड़ता है। हाँ, कुछ पोजीशंस कोई एडवाइजर्स की या कुछ और ऐसी हैं जिसके ऊपर कदगन नहीं है और वो ड्यूल नेशनैलिटी रख के हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी में तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इन एडवाइजर्स के ऊपर भी कदगन लगनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट्स में जो भी इनके एडवाइजर्स थे वो बाहर से आते थे और फिर जब कोई मुश्किल वक्त आता था छोड़ के बाहर भाग जाते थे। देखिए, मेरा इसमें जाती राय मैं आपको अपनी दूंगा। अगर मेरे से पूछा जाए ना कि क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा कि हुकूमत के अंदर बैठे ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक और हुकूमती पोजीशन में आने वाले तमाम मेंबर पार्लियामेंट, एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट, कोई भी शख्स ऐसा जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी हो, उसको हुकूमती ओहदा नहीं देना चाहिए। हाँ, उसके अंदर अगर उनको कोई शख्स ऐसा है जिसके पास एक्सपर्टीज है, उसको कोई एडवाइजरी कमेटी में बैठा के उनसे एडवाइस या कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए, उनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए अगर कोई बहुत काबिल शख्स है और उसके पास कोई तजर्बा है। अदरवाइज ऐसी पोजीशन में लाना के उसको लाके जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी, पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बड़े काबिल लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन
बस मुझे यही कहना था। थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए कितना तमीज से आके सवाल पूछा। जी बोलिए सर। जी अच्छा, अली बदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि हमने नून लीग को फ्री हैंड दे दिया है, ठीक है, और आप एक तरफ तो यानी आप उनका हिस्सा हैं, आप कैसे मुतमईन करेंगे अपने वोटर को और पाकिस्तानी वोटर को, जबकि हाल ये है इस वक्त कि पाकिस्तान से कंपनियां छोड़ के जा रही हैं। इंटरनेट बंद होने से ही आपके 1 अरब 60 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका। मतलब सूरत हाल तो ये है कि दुबई में 4,500 कंपनीज नई रजिस्टर्ड हुई हैं, पाकिस्तानी ने की हैं। तो इस सूरत हाल में आपका मुल्क जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, मतलब आप देखें, अवाम तो ये देखना चाहती है कि इमरान खान के दौर से कंपेयर करेंगे आपको कि जो 16 रुपए का यूनिट था वो 65 रुपए पे पहुंच गया, 178 रुपए का डॉलर 280 पे चल रहा है, ठीक है, 80 से 100% गैस महंगी हो चुकी है, दवाइयां 400% महंगी हो चुकी हैं। मतलब आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमने फ्री हैंड दे दिया, दूसरी तरफ आप खामोश बैठे हैं, तमाशाई बने हुए हैं, किसी चीज पे आप आवाज नहीं उठा रहे, तो सारा नजला तो आप पे भी वैसे ही गिरेगा जैसे नून लीग पे गिरेगा। अभी आपकी सूरत हाल ये है कि आप समिट के एक सूबे की पार्टी रह गए हैं, और लोग तो यहाँ तक बातें करते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो बिलावल शायद लाड़काना की सीट भी ना निकाल सकें। तो इस मामले पे आप क्या रोशनी डालेंगे और कैसे मुतमईन करेंगे अपने वोटर और सपोर्टर को? थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठी पूछी। पहली चीज तो ये है कि वोटर सपोर्टर को बहुत सारी चीजों के अंदर मुतमिन करना मुश्किल काम होता है, खास तौर पे ये जो हालात आपने बताए हैं इसके अंदर। अगर आपको ये लग रहा है हमने नून लीग को फ्री हैंड दिया, बिल्कुल नहीं दिया हुआ। हम हमारे वोटों से बनी है, और पाकिस्तान के अंदर वीपीएन और इंटरनेट की स्पीड स्लो होने पे अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाई है, और इसी की वजह से हमारे पीएमएलएन के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि अगर आपने इंटरनेट की स्पीड स्लो करनी थी तो उसकी रीजन बताते कि क्यों की है, और आपने हमें बगैर मशवरा किए आपने इंटरनेट की स्पीड स्लो की है, और किनाल 6 किनाल दरिया सिंध से जो निकल रही है उस पे आपने फैसला किया, उस पे भी आपने हमारे से मुशावरत नहीं की, क्योंकि यहाँ पे नौजवानों का जो काम है वो फ्रीलांसिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है, नौजवानों का बिजनेस, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की सर्विसेज को नुकसान पहुंच रहा है, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आवाज उठाई है। तो ये और किसी ने आवाज नहीं उठाई, और हमने बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दिया। हमने सिर्फ, मैंने इतनी बात कही थी कि हमने कैबिनेट को और पॉलिसी मेकिंग के अंदर जाने से हमने कहा कि हमने नहीं जाना, लेट मिस्टर शहबाज शरीफ हैव हिज ओन टीम, और वो अपनी मर्जी से कैबिनेट बनाए, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें, ताकि उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रुकावट ना आए। लेकिन जहाँ पे कोई नेशनल डिसीजन मेकिंग आती है, नेशनल इश्यूज आते हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी, उसकी लीडरशिप भरपूर आवाज उठाती है, और अभी भी सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ये आवाज उठाई हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये आवाज उठाई थी इंटरनेट के हवाले से। जहां तक बात रह गई ये जो आपने कंपैरिजन किया, देखिए अगर कंपैरिजन इससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से करें, इमरान खान साहब का, और फिर आगे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से करें पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले करें मुशर्रफ का, तो ये डॉलर तो फिर 60 रुपए से 80 रुपए का हुआ, 80 से 100 का हुआ, 100 से 109 का हुआ, फिर खान साहब के दौर में एकदम 109 से 140 पे चला गया, और फिर 140 से 180 पे चला गया। ये नंबर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते हैं, और इसको जो है कंट्रोल करना चाहिए। खान साहब से गलती ये हुई कि उन्होंने एक ऐसा शख्स वजीर खजाना बनाया जिसमें ना काबिलियत थी ना अहलियत थी, और उसने अगले 9 माह के अंदर पाकिस्तान को उस नैच पे पहुंचा दिया कि आपको IMF
IMF के पास जाके घुटने टेकने पड़े और उन्होंने अपनी मर्जी से जो है एग्रीमेंट साइन करवाया और वन साइडेड एग्रीमेंट था जिसका खुमेजा आज तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं और महंगाई उससे बढ़ रही है। देखिए हुकूमतों में जब आते हैं तो आप जिम्मेदार आप PTI की को ठहरा रहे हैं कि उन्होंने IMF से कर्जा लिया और उन्होंने इतनी ज्यादा शराइत पे ऐसी शराइत पे लिया जिससे महंगाई बढ़ गई है, जबकि महंगाई की वजह से ही एक नारा लगा के तो आप लोग आए थे ना कि महंगाई, ये तो महंगाई कम नहीं कर सका इस कंट्री की, तो हमने महंगाई कम करनी है। तो इनके बाद आने के बाद तो लोगों की चीखें निकल गई, तो ये क्या कहेंगे आप? मैडम मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि हमने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च की थी। एक सेकंड का जवाब ले लें फिर उसके बाद आपका सवाल लेती हूँ। जवाब 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था, जो आपकी ग्रोथ इस वक्त 0.13 है, बल्कि माइनस में चली गई थी, अभी तो माइनस में थी पिछले कुछ दिनों में। तो मतलब आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपके मुल्क की ऑल टाइम एक्सपोर्ट हाई चल रही थी, आपके कारखाने सारे चल रहे थे, वर्कर नहीं मिल रहा था। मतलब हम कंपेयर करें तो इन 2.5-3 साल पहले का ही दौर है ना इमरान खान का, इससे ज्यादा तो दौर पुराना नहीं है। मतलब सारी इकॉनमी बेहतरीन चल रही थी, आपके वो सारे और मतलब लोगों की खुशहाली नजर आती थी। मैं तो उससे बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी सेक्टर में उठा लें इमरान खान के दौर को और आज का जो दौर चल रहा है, कहीं तो कोई बेहतरी आप मुझे गिनवा दें कि ये बेहतरी है, इसलिए हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप इस चीज पे जरा रोशनी डालें, बताएं लोगों को कि हाँ ये वजह है हम इनके साथ चल रहे हैं। आवाज उठाने से बात नहीं होती। आपके मुल्क से कंपनीज जा रही हैं, आपके मुल्क में बिजनेस खत्म हो रहा है। मतलब इसी दौर में पता नहीं कितने बड़ी बड़ी कंपनीज चली गई मुल्क छोड़ के। तो ये सूरत हाल है। आपने मतलब उस वक्त आवाज उठा रहे हैं आप जब बिल्कुल यानी लोग तंग होके मुल्क छोड़ के कंपनीज चली गई, उन्होंने अपने यहाँ पे ऑफिसेज बंद कर दिए। तो ये आपकी बात अगर खत्म हो जाए तो फिर मैं जवाब ले लेना भाई साहब, जवाब ले लें। आप प्रोटेस्ट की नजर में नहीं आ रही बंद कराया करें आप, क्या है पता नहीं क्या मजा लेती हैं आप इस बंदे की बात का। एक छोटी सी बात है करके खत्म किया। समीना मैं इनसे जरा को सवाल करना चाहता हूँ। आप साजिद भाई के सवाल ले लें जरा प्लीज, साजिद भाई का। जी पहले एक सवाल है मेरा इनसे कि अभी इन्होंने ये कहा कि इमरान खान के जमाने में जो वजीर खजाना था वो बहुत ही बेकार आदमी, बहुत ही बेकार आदमी था, ठीक है ना, यही अभी इन्होंने कहा। इनसे पूछेंगे जो इनका वजीर है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था ना उनमें काबिलियत थी, काबिलियत नहीं थी। जी इन्होंने ये कहा था कि काबिलियत नहीं थी। जी जी ठीक है, सही है जो भी आपने कहा सर। जी तो बदर साहब जरा ये बताइए जो आज वजीर खजाना है, इनके वालिद साहब को आप जानते हैं? अगर आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा है तो सर हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप बदर साहब के साहबजादे हैं, आप इन साहब के वालिद साहब को जानते हैं जो आज के वजीर खजाना है? सर मैं कह रहा हूँ आप सवाल करें, मैं लोगों के मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनके वालिद इनके वालिद मैं आ रहा हूँ, नहीं मैं आ रहा हूँ ना, मैं सवाल चले, अब सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इनके वालिद अगर आपको याद हो तो ये वही हैं जिन्होंने लेटर लिखा था गवर्नमेंट को सुइस की कि अपना आसिफ अली जरदारी के $60 मिलियन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। नवाज शरीफ ने इनके वालिद से लेटर लिखवाया था, अगर आपको याद हो। सही है, आज वही वजीर खजाना जो है वो साइन कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट बनाने के। तो आप यानी जब इमरान खान की हुकूमत आई तो आप सब एक हो गए। मैं यानी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ आपसे। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जी सराइकी सूबे के बारे में कि बड़ा मुश्किल है सराइकी सूबा बन जाए, मगर बन जाएगा, काम होगा। तो मेरे भाई मुझे ये बताइए, एक पार्टी 17 सीटें जीत के आती है, एक पार्टी 27 सीटें जीत के आती है। जब वो अपना वजीर आजम अपना प्रेसिडेंट बना सकती है तो एक सूबा क्या बेचता है मेरे भाई। तीसरा और मेन सवाल वो ये है कि आपने फरमाया कि जी मरियम नवाज जो पंजाब की हुकूमत है, हमने इनको काम करने के जो आपका भी जो भी झगड़ा चल रहा है मुस्लिम लीग नून से, मेरे भाई मैं भी आपको ये बता दूं कि नसीम हैदर अगर आप जानते हो जो आपके वालिद के बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते थे, मैं उनका भांजा हूँ, जो पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल थे, तो मैं भी थोड़ी बहुत सियासत जानता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी आप कह रहे हैं ना कि ये झगड़ा नहीं, इस चीज का इंटरनेट का झगड़ा है, ये इंटरनेट का झगड़ा नहीं है।
मुझे पता है कि आप इस वक्त ये प्रोग्राम में आए हुए हैं, आप ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि आपने पंजाब के अंदर इनसे सीटें मांगी थी जो आपको नहीं मिली, और आज ही आप पंजाब से ही ताल्लुक रखते हैं। अरे एक बात सुने साजिद भाई, इन्होंने जो जवाब दिया है इंटरनेट का, ये वाकई में इन्हीं की पार्टी ने ये उठाया इशू। इंटरनेट का इशू बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा इशू है। गिलानी साहब आप चुप रहे प्लीज, एक मिनट के लिए। गिलानी साहब आप खामोश हैं प्लीज। तो ये बहुत इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर जी। इस पीडीएम हुकूमत को और आफ्टर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत को तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं। आज इनको क्यों ख्याल आया पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने पंजाब में तहरीक शुरू कर दी है डोर टू डोर जाके पीपल्स पार्टी को जगाने की? पूछ लें ये बात हकीकत है या नहीं है, इनसे आप पूछ लें। अब मेरा ये सवाल है। जी सर। देखिए, पीपल्स पार्टी जब भी नेशनल को इशू हुआ है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा आवाज उठाई है। अभी इंटरनेट जब स्लो किया इस हुकूमत ने, VPN को बंद किया, तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई, क्योंकि इसके अंदर यूथ के लोग और फ्रीलांसर जो IT सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनके मसाइल थे और बहुत सारे लोगों का राब्ता था। तो इस वजह से आवाज उठाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हुकूमत के साथ बैठ के अगर आप आवाज उठाएं, उन पे तनकीद करें, तो इसको बुरा नहीं मनाना चाहिए। उनको भी इसमें से जो है समझना चाहिए कि अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो कोई चेक एंड बैलेंस बीच में से भी आवाज उठाने वाला है। तो दूसरी चीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट नहीं की है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार हैं उन लोगों के साथ रवाबत बढ़ाएं। अभी इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जाती है कि बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात। और जहां तक बात रह गई, मैं जो पहले बात कर रहा था वजीर खजाना की और इस मौजूदा वजीर खजाना की, देखिए इस मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो कि वजीर खजाना बन के आए, वो बैंकर हो या अकाउंटेंट हो, वो इस मुल्क के हालात ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी मर्जी के मामलात और डिक्टेशन लेके काम करना है। एक पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए जो आम आवाम की पल्स को समझ सके और लोगों के हालात और वाकयात को जानता हो। जब एक शख्स जो कि आम गरीब आवाम के हालात को नहीं जानता, ना उसने इलेक्शन लड़ना, ना आवाम को जवाब देना, वो इस मुल्क के हालात नहीं ठीक कर सकता। अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर इस मुल्क के अंदर जब से मैं देख रहा हूँ तब से तो वही आ रहे हैं जो कि जिनको स्पेशलाइज्ड असाइनमेंट दी जाती है, वो चाहे ख्वाह किसी की हमारी हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और IMF का उसके अंदर बड़ा रोल होता है, क्योंकि IMF आपको पैसे देती है। ये जो खान साहब की हुकूमत में मैंने पहले 9 माह का जिक्र किया कि नहीं हैंडल कर सके और IMF पे गए, अगर इससे पिछली हुकूमत आप नवाज शरीफ साहब की देखें तो उस टाइम पे आपने पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लेना छोड़ दिया था और पाकिस्तान के अंदर से ही बहुत सारे मामलात जो है वो ठीक हो गए थे। आप इतने पैसे, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे कि आप अपना निजाम खुद चला रहे थे। तो खान साहब के भी पहले 9 माह में आप IMF के पास नहीं गए थे, लेकिन उस टाइम पे खजाने के अंदर मामलात नहीं संभल सके, मजबूरन फिर पहले 9 माह के बाद इनको IMF के पास जाना पड़ा और हालात इतने खराब हो गए थे कि IMF के पास गए तो उनको पता था कि ये इनसे हुकूमत नहीं चलनी और मामलात फाइनेंशियल नहीं कंट्रोल होने, तो उन्होंने अपनी मर्जी का एग्रीमेंट करवाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ी और खान साहब से वो और उनकी टीम से मामलात हैंडल नहीं हुए। और उसका आफ्टर इनहेरेंट इफेक्ट जो आया वो PDM की हुकूमत पे भी आया और आज की हुकूमत पे भी है कि महंगाई बढ़ती गई। अभी बड़ी मुश्किल से आके महंगाई को थोड़ा सा ठहराव मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई खत्म हो गई है, लेकिन ठहराव मिला है। अगर ये ठहराव ना मिलता तो अवाम ने बिल्कुल पिस जाना था। अवाम पिस गए हुए थे, हमारे हर तरह के लोग पिस गए हुए थे, हमारे अपने घरों में चीखें निकल गई थी। असल चीज को जो है ना आपको गेज करना चाहिए। हमें पाकिस्तान का ख्याल करना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क में इमरान खान आए, शहबाज शरीफ साहब आए या कोई आए। इस मुल्क में आम आवाम जो देखना चाहती है वो हालात बेहतर देखना चाहती है। वो हालात बेहतर कोई भी करे तो उसके लिए अवाम उसको वेलकम करेगी। खान साहब ने देखें जब भी पॉलिसी बनाई 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, नहीं दे सके।
उन्होंने आके यहाँ पे जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया सी पैक का, तापी गैस पाइपलाइन का, ईरान गैस पाइपलाइन का, उसको नहीं कंटिन्यू किया, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया। फिर उसके बाद जितनी चीजें वो कर रहे थे, उन्होंने उनको जो मशवरा देता था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की बहन से भेज दी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां भेज दी, उससे खजाने नहीं बढ़ते। उसके बाद उन्होंने अंडे मुर्गी का प्लान डाला, उससे हालात इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज नहीं होती। आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है, आपको इस तरह के जो पैकेजेस हैं लंदन में फ्लैट बनाने पड़ते हैं, लंदन में फ्लैट बनाने पड़ते हैं। साहब बोलने दो उनको यार, लंदन में नहीं, उनको बोलने दें, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे अब इन्होंने ये कहा कि इमरान खान के IMF के पास कर्जा लेने के लिए गए, उनको जाना पड़ा, इसलिए देखें आप देखें ना, उनकी जब हुकूमत थी तो 2 साल तो कोरोना आ गया उनकी हुकूमत में, और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने इतनी जल्दी इमरान खान को क्यों नहीं पूरी हुकूमत करने दी। आपने कहा उन्होंने घरों के वादा किया। एक सेकंड मैं तो सवाल का जवाब ले लूं, तो 1 मिनट के लिए मैं उनसे सवाल का जवाब ले रही हूँ। प्लीज आप लोग, क्या लंदन इस तरह की तो वही तकरार शुरू हो जाएगी कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के सिवा कोई काम नहीं होगा। जरा उन्होंने जो जवाबात दिए उन्हीं में से सवालात निकल सकते हैं आराम से, कि आप सर ये बताएं, आपने कहा कि IMF से कर्जा लिया, जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तो हुकूमत किस हालत में मुल्क उनको मिला था। आपने ये बहुत प्यारी बात की कि देखें हमें चाहे कोई भी आए, जरदारी आए, चाहे बिलावल आए, चाहे मरियम नवाज साहब आए, चाहे शहबाज शरीफ आए या नवाज शरीफ आए, चाहे इमरान खान आए, हमें कोई परवाह नहीं, हमें अपने मुल्क की परवाह होनी चाहिए। ये बहुत प्यारा आपका आंसर था कि यकीनन अगर मुल्क होगा तो आप लोग होंगे ना, अगर मुल्क ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो आपने ये बात भी बहुत अच्छी की कि महंगाई जो है अब थोड़ी सी कंट्रोल में की गई है, मगर महंगाई से हमारे अपने लोगों की चीखें निकल रही थी। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि 2 साल कोरोना रहा, जिसने पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया कि इमरान खान ने बहुत अच्छी से लीड किया इस कोरोना को, कि लोगों के घर बंद, लोगों के घरों में फाके पड़ जाते हैं, मगर इमरान खान ने सबको सेट करके रखा और कोरोना को जिस तरह उन्होंने डील किया पूरी दुनिया ने इस बात को अप्रिशिएट किया। तो आप बताइए कि इतनी जल्दी उनकी हुकूमत को गिराया क्यों, क्या वजह थी, क्या रीजन था जो आपने इनको उतारा। अगर आप उनको टाइम देते तो हो सकता है जो उन्होंने वादे किए थे घर देने के, सब चीजें देने के, मैं आपकी बात मानती हूँ कि हमने खुद यहाँ पे बैठ के शो किए हैं जिसपे हमने ये बात मेंशन की कि इमरान खान जो है जितने वादे करके आए थे, जितने प्रोमिस करके आए थे वो पूरे नहीं किए। लोगों को नौकरियां देने के वादे थे, घर बनाने के वादे थे, मगर नहीं कर पाए पूरे, और लोगों की चीखें निकली है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, मगर आपने तो उनको बैठने नहीं दिया। लोग तो ऑलरेडी उनके खिलाफ हो चुके थे, मगर आपने जेल में बंद करके उनकी हुकूमत आधी रात को गिराने के बाद जो है ना उनको जेल में डाला, उसके बाद तो उनको इतना पॉपुलर कर दिया, आज तो अवाम उनके साथ ही खड़ी हुई है। तो आपने फिर इसके बाद मैंडेट चोरी कर लिया, फॉर्म 47 की आपने हुकूमत बना ली। तो अब आपके पास इन सब चीजों का क्या जवाब है, लोग सुनना चाहते हैं इनका जवाब भी। जी बहुत अच्छा जवाब। जी सर बोलिए, आप क्या कहेंगे। असल बात ये है कि जब खान साहब से चीजें कंट्रोल नहीं हुई तो उसके बाद खान साहब के अपने इत्तेहादी खान साहब को छोड़ गए और उस चीज देखिए कंट्रोल चीजें नहीं हो रही थी, आप टाइम पीरियड तो पूरा करने देते खान साहब को, आपने तो करने नहीं दिया ना। आपने तो 3.5 साल में हुकूमत गिरा दी, 2 साल तो आप कोरोना में निकाल दे, सिर्फ 1.5 साल एक बंदे ने हुकूमत की जिसको समझने की जरूरत थी, और वो बहुत सारी चीजें अच्छी लेकर आना चाह रहे थे मगर उनको लाने नहीं दी गई। जो उन्होंने आके, उनकी गलती थी कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि उनको करने नहीं दिया, बाद में उन्होंने बताया कि मुझे बाजवा ने करने नहीं दिया, मैं तो करना चाहता था। ये बात उनको पहले मेंशन करनी चाहिए थी, नहीं की उन्होंने। आपने सवाल भी खुद ही कर दिया, जवाब भी खुद ही दे दिया, अच्छा किया आपने, मेरे मुंह से नहीं आपने बोलने दिया, अच्छा किया। देखिए आप मुझे सिर्फ एक नहीं, वो खान साहब ने आके बताया ना, ये तो बात मैंने इसलिए मेंशन की कि खान साहब ने ये बात बाद में मेंशन की, इनको पहले आपने तो सारी जैसे गिनवा दी ना पीटीआई की सारी, ये पीटीआई की बहुत बड़ी गलती थी, पीटीआई की बहुत खराबी थी, खान साहब की बहुत बड़ी गलती थी, खान साहब ने प्रॉमिस किए, तो भाई करने देते ना उनको अपना टाइम पीरियड। तो उसके बाद खुद अवाम में आज जो इतने पॉपुलर हुए, पूरी दुनिया में एक पॉपुलर लीडर बना हुआ है, वो शख्स तो जेल में डालने के बाद भी आप सोचे लोग अभी उन्हीं का नाम गा रहे हैं ना, उन्हीं को दे रहे हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं मुल्क में हालात बेहतर करना, तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए मुल्क को। मैडम आप घर जब स्टार्ट करती है कितनी देर में बनता है? घर जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है घर बनने में। कितना टाइम लगता है अंदाजन? अगर अच्छे वर्कर मिल जाएं तो जल्दी बन जाएगा, अगर खराब वर्कर मिलेंगे सुस्ती मारे तो बहुत टाइम लगाएंगे। डिपेंड करता है वर्कर के ऊपर, डिपेंड करता है वर्कर के ऊपर। जी खान साहब ने 4.25 साल का अरसा गुजारा है हुकूमत में, 4.25 साल का,
तो कोई एक घर तो स्टार्ट कर देते जो 3.25 साल में पूरा हो जाता। 50 लाख घर काम बनाने थे। देखिए प्रैक्टिकल बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, हम सबको सब पॉलिटिकल लोग हैं, सबकी आप एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दे दें। आप सही कह रहे हैं, भाड़ में डालें इमरान खान को। रोटी कपड़ा और मकान था। भाई एक सेकंड, बदर साहब भाड़ में डालें आप इमरान खान को। मुझे आप इस सवाल का जवाब दें। भाई जरा एक सेकंड, समीना को जरा रोकिएगा। बात करेंगे फिर तो। अरे उनकी बात तो कंप्लीट होने दें, फिर इसके बाद बीच में बोलिएगा। जी बोले। तो समीना सारा इल्जाम इमरान खान जो था खा गया पाकिस्तान। वो तो मैंने इमरान खान पे मैंने सारी बात कर ली है। प्लीज एक मिनट के लिए चुप हो जाए। मैं तमीज के साथ सवाल कर लिया उनसे। सवाल कर रहा हूँ इनसे, बहुत ही मासूमाना सवाल। अभी मासूमाना सवाल अपने पास रखे, मैंने जवाब ले लें, फिर मासूमा सवाल कीजिएगा। पर टाइम है मेरे पास अभी 5 मिनट। समीना बस बहुत छोटा सा सवाल है। जिस आदमी ने बेनजीर भुट्टो शहीद को कत्ल किया हो, उस आदमी को आप रेड कारपेट बिछा के भेज रहे हैं, दूसरे आदमी को आप नायब वजीर आजम बना रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, जरा बताएंगे मेरे? चले पहले सवालों का जवाब दे दें, उसके बाद आपका जवाब देते हैं। जी सर इसका जवाब ही नहीं देंगे, ये इसका जवाब ही चले तो अब खामोश होंगे तो कुछ आगे बोलेंगे, वरना नहीं बोल पाएंगे वो। जी बोले सर। देखिए मैं ये बात कर रहा था कि तमाम पॉलिटिकल लोग जो हैं, तमाम लोगों के पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी को समझना और उसके ऊपर बात करना ये जरूरी है। हम तमाम लोगों का अगर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम हकीकत को छोड़ दें और जज्बात को मद्देनजर रखते हुए सवालों जो आप शुरू कर दें। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई जात के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी की बात करता हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। अगर हम हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करें और सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर बात करें, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मसले का हल हो सकता है। हमारे ये जो दोस्त किसी पीटीआई के भाई हैं, सारे हैं, ये तो पहले हुकूमत के साथ बैठना ही नहीं चाहते थे। अभी आके इनको समझ आई है कि हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत, सियासी लोगों के साथ बातचीत करके मसले का हल निकालना है। तो देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, लेकिन इनको जज्बात की बजाय सियासी समझबूझ के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि मसले का हल। अगर खान साहब ने कोई काम नहीं किया, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि बाकी हमारी पार्टी के लोगों ने या बाकी लोगों ने यहाँ पे दूध की नहरें बहा दी हैं, या यहाँ पे शहद की नहरें बहा दी हैं, या बड़ा को काम कर दिया, ऐसा नहीं है। कोई फरिश्ता नहीं है यहाँ पे, इंसान है और इंसानों से गलतियां होती हैं। 100% किसी की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है उसके ऊपर काम करते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर भी बैठे लोगों से गलतियां होती हैं और हुई हैं, इसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे जिसका जो रोल है उसको हमें डिटरमिन करना चाहिए, ताकि हम माजी की गलतियों से सीख के, उन तजर्बों से सीख के हम आगे चले और पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बनाए, लोगों को बेहतर हालात दे। अगर हम आपस में बहसो तकरार करते रहेंगे, बहुत प्यारी बात आपने की कि हम लोगों को वाकई में एक पेज पे आना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के लिए, मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि आपने मुल्क के लिए बात की, आपने पाकिस्तान के लिए बात की, कि बहुत प्यारी बात की है कि आप सोचें कि लोग जवाब दे दें, ये इस सवाल का जवाब दे दें कि जिस शख्स को पे इन्होंने इल्जाम लगाया, परवेज मुशर्रफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि बेनजीर के कातिल हैं। इन्होंने कहा परवेज इलाही बेनजीर का कातिल है। इन्होंने इनसे मतलब इनके लीडर ने कहा, तो इन्होंने एक को वजीर आजम, नायब वजीर आजम बना दिया और एक को रेड कारपेट दे के दुबई भिजवा दिया। तो इनसे ये पूछें कि ये कहाँ का इंसाफ मिला बेनजीर को? पूछें आप इनसे, सवाल है ये मेरा कि बेनजीर को इंसाफ दिलाया इन्होंने? नहीं मिला इंसाफ भाई, आज तक नहीं मिला इंसाफ। जब बिलावल भुट्टो को, आप सोचे बिलावल भुट्टो को इतने सालों बाद इंसाफ मिला, आपके बिलावल भुट्टो नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो को इतने सालों बाद इंसाफ मिला, तो अब आप बता दीजिए ना, तो बेनजीर को भी कुछ टाइम लगेगा इंसाफ मिलने में। सबर कर लें साजिद भाई, सबर कर लें, आप सबर कर लें। ये क्वेश्चन आप बाद में कीजिएगा। देखिए जुल्फकार अली भुट्टो को आप बताएं सर, जुल्फकार अली भुट्टो को कितने साल बाद इंसाफ दिया गया मुल्क के अंदर? 40 साल लगे जुल्फकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलने में, तो आप अभी चाह रहे हैं बेनजीर को अभी से इंसाफ मिल जाए? भाई टाइम लगेगा, सबर कर लें। सवाल है बदर साहब, आपने अभी बोला कि घर ओवरनाइट नहीं बनता, आपसे तो पिछले 50+ ईयर से नहीं बना भाई। वो किधर है रोटी कपड़ा और मकान? आप तो किसी को ना रोटी दे सके, ना कपड़ा दे सके, ना मकान दे सके।
लास्ट 50 ईयर में आप घर नहीं बना सके। लोगों को आप लास्ट पाकिस्तान कब आए हैं? ये लास्ट पाकिस्तान की लाइन ड्रॉप हो गई, यूएसए से कॉल की थी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कर लें। और जो लोग कॉल कर रहे थे जिनको मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकी इसलिए कि मैसेज हो रहा था, कॉलर मर्ज थे, अभी मेरा टाइम है। अगर आप देख रहे हैं शो तो कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी आवाज सुना दूंगी और आप सवाल भी पूछ सकते हैं, इनसे एयर कर दूंगी आपको, मगर आपको कॉल नहीं ले सकी, सॉरी। जवाब दे दो। ये जो कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी 60 साल में, अभी ये जो पीछे सैलाब आया था ना 2022 में 2022 में 2.1 मिलियन घर बना के दिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरनेशनल डोनर्स के साथ मिलकर 2.1 मिलियन रिकॉर्ड हिस्टोरिक घर बना के दिए जो सैलाब जदगान के लोगों को। बदर साहब सुन तो ले यार, इतना मत बोले मेरे भाई, वरना फिर हमें बीच में क्रिटिसाइज करना पड़ जाता है। वो क्या पागल है जो हदीका कयानी है जिसको नोबेल इनाम मिला है इसी चीज के ऊपर के इतने घर जो उसने वहां पे बना के दिए, 200 घर आप कह रहे हैं इतने बिलावल भुट्टो ने बना के दिए हैं। यार खुदा का तो कुछ तो ख्याल कर ले मेरे भाई, गरीबों पे तो सियासत ना करें यार। हदीका कयानी को भूल गए जिसने मकान बनाए थे? आप पाकिस्तान आखिरी कब आए हैं? मैं तो दराज हो गया पाकिस्तान गए हूँ, मैं संडे को वापस आया हूँ सर। तो सर जो लोग सैलाब जदगान से इफेक्ट हुए थे उनके घर जाके जरा काइंडली देखें। उसके बाद 26 नवंबर की दहशतगर्दी में गए थे ये। अब आप लोग आपस में तकरार शुरू करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आप ये आपस में सवाल और जवाब शुरू होने वाला है आप लोगों का। साहब एक ऐसा हॉस्पिटल तो सिंध में बना लें जहाँ पे जरदारी या बिलावल या उनके खानदान के किसी का इलाज हो सके, कोई ऐसा तो हॉस्पिटल बना लें आप। सर आप SIUT गए हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ जहाँ पे जरदारी और इनका बिलावल का और इनका वो आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आप भी उनका जवाब दे रहे हैं। सर आपने सवाल किया, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बताइए। मैंने गया हुआ हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप इतनी कमजोर हो गई आपकी पार्टी। एक जमाना था कि आप तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, तो अब तो आप बामुश्किल। सर मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप SIUT गए? तो मुझे नहीं लगता कि आप लाड़काना की भी सीट निकाल सकेंगे। सर जी उनके सवाल का जवाब देना, आप अपने ख्यालात ना बताएं। सही, आप अपने ख्यालात ना बताएं, उनके सवाल का जवाब दें। जो आपसे सवाल पूछा गया उसका जवाब दें। आपका भी तो वो इतने तरीके से आप सवाल कर रहे हैं और इतने तरीके से वो आपको जवाब दे रहे हैं। आपने ही पूछना है सवाल, किसी का जवाब भी तो देना। आप सवाल ही पूछे, जवाब जी आप भी जवाब दें। जी आप कब गए थे पाकिस्तान? जी अब वो ड्रॉप हो गए सवाल करने के बाद, उनके पास जवाब नहीं था इसलिए वो ड्रॉप हो गए। हालांकि उनको जवाब देना चाहिए था। यही तो चीज है, यही तो चीज है। जी चौधरी साहब आप बीच में बहुत बोलते हैं सबके। ग्राउंड रियलिटी में SIUT जाके देखें, जब किसी ने सवाल करना है ना हॉस्पिटल के ऊपर, NICVD और SIUT जाके देखें। मेरे वालिद ने वहाँ पे खुद इलाज करवाया है, मैं खुद वहाँ पे 15 दिन रहा हूँ। SIUT जाए बगैर अगर कोई आप सवाल करते हैं ना पाकिस्तान की मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर, उससे पहले सवाल करने से पहले SIUT जाके कराची में विजिट करें, उसके बाद कोई शख्स सवाल करे। जी बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत अच्छा जवाब। जी जनाब, जी बोलिए क्या कहेंगे। जल्दी से मैं एक दो सवाल जल्दी से जी सवाल ही पूछिएगा, तज्जिया नहीं दीजिएगा। हाँ नहीं SITU गम्बट हॉस्पिटल, NICVD बहुत जबरदस्त जिना हॉस्पिटल। मैं ये कह रहा हूँ कि अपना बदर भाई इतने मैच्योर माशाल्लाह आपने, पीपल्स पार्टी भी इतनी पुरानी पार्टी है और हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी को वफाक की एक इलामत है। एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितना लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, जहाँ जहाँ रिलीफ दे सकते हैं, प्लीज वहाँ पे अपने लोगों को, अपने MNAs, MPs, सेनेटर्स को कहें जहां आपकी गवर्नमेंट है तो सूबों में वहां पे लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि जो अभी जो 21 जो और 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबों के बहुत ज्यादा हुकूक है, तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं सर। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर पार्टी ऑल्सो। इफ यू डू गुड इन सिंध एंड बलूचिस्तान, probably they are going to vote you in Punjab and KPK too. You know, so मेरी ये आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल सर चाहिए कि जो कुछ कर सकती है मजीद करे वो। बिल्कुल हम करते हैं सर।
चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बदर साहब के आप आए हमारे शो के अंदर, थैंक यू सो मच, अपना टाइम निकाला। आपका शुक्रिया एक्चुअली कि आपने बदर साहब को लिया, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा रहा पूरा प्रोग्राम आज का, बहुत जबरदस्त था, थैंक यू। और थैंक यू सो मच। बस जाते तो यही कहेंगे, खुश है, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।